जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसका नाम है प्रकार्यवाद, यानी कि फंक्शनलिज्म। आप सभी जानते हैं कि फंक्शनलिज्म क्या है, लेकिन एज अ पर्सपेक्टिव और एज अ इंडिपेंडेंट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से हमें इसे थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आता है फंक्शनलिज्म का शुरुआत। तो फंक्शनलिज्म की शुरुआत होती है बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म से। मर्टन बताते हैं कि फंक्शन शब्द के 3 मतलब निकलते हैं। बहुत ही आराम से समझेंगे, बिल्कुल शांति से, एक एक लाइन क्लियर कट दिमाग में फीड करते चलेंगे। मर्टन कहते हैं कि फंक्शनलिज्म के 3 मतलब निकलते हैं, सॉरी फंक्शन शब्द के। जब हम फंक्शन शब्द की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 मतलब होते हैं। पहला तो फंक्शन शब्द से हमारा मतलब किसी समारोह से होता है। दूसरा मतलब हमारा किसी के कार्य प्रणाली से होता है कि इसकी फंक्शनिंग क्या है। और तीसरा मतलब हमारा किसी भी जो है उसकी उसकी और तीसरा मतलब उसका सोशियोलॉजिकल होता है कि उसका फंक्शन क्या है या उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है। ये 3 अलग अलग मतलब आर के मार्टन बताते हैं। यानी फंक्शन, पहली तो बात एक समारोह के स्तर पर फंक्शन, दूसरी बात एक कार्य प्रणाली, और तीसरी बात एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो वहाँ से प्रकार्यवाद की शुरुआत होती है, और प्रकार्यवाद की शुरुआत सबसे पहले हुई जैविकीय प्रकार्यवाद से। जैसा कि मैंने आपको बताया कार्य प्रणाली, तो जब हम कार्य प्रणाली की बात करते हैं तो कार्य प्रणाली की बात में हमारे पास सबसे पहले जो एक बात निकल करके आती है वो ये है कि कैसे समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद की शुरुआत हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि सबसे पहले प्रकार्यवाद शब्द की शुरुआत करी स्पेंसर ने, प्रकार्य शब्द की शुरुआत करी स्पेंसर ने, इंस्टीट्यूशन शब्द की और संस्था शब्द की, प्रकार्य शब्द की, और एक शब्द और कौन सा था, एक कोई और भी था, है ना। 3 शब्दों की शुरुआत, स्ट्रक्चर, संरचना शब्द की, संरचना, प्रकार और संस्था शब्द की शुरुआत सबसे पहले स्पेंसर ने करी। उसके बाद वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है, धीरे धीरे दरखाइम, धीरे धीरे टालगट पार्सन्स, और वो प्रॉपर वो शुरू हो जाता है। जब स्पेंसर इस बारे में बात करते हैं तो स्पेंसर का सीधा सा मतलब होता है कि हाँ भाई, कोई भी चीज़, जैसे कि चाहे वो हम समाज के संदर्भ में देखें, चाहे वो शरीर के संदर्भ में देखें, वो किस तरीके से काम करती है या फिर उसका फंक्शन है क्या, शारीरिक किस अगर हम लीवर की बात कर रहे हैं तो लीवर का फंक्शन क्या है, अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट का फंक्शन क्या है। यानी जैविकीय प्रकार्यवाद की बात से हमारी बात शुरू होती है। हालांकि आगे चल करके दरखाइम ने भी प्रकार्यवाद की बात करी, फंक्शनलिज्म की बात करी, और जिसमें उन्होंने सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स यानी सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया और संपूर्ण समाज एवं सामाजिक संदर्भ में किया, है ना। क्योंकि वो जिस चीज़ की स्टडी कर रहे थे, वो जिस आधार पर प्रकार्यवाद को समझ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि किसी भी सामाजिक घटना को अगर हमें समझना है तो हमें उसी व्यवस्था का एक अंग मानकर और वो किस तरीके से उसमें काम कर रही है इस बारे में हमें देखकर समझना चाहिए। ये पूरी तरीके से एक सोशल ऑर्गेनिज्म पर आधारित एक सिद्धांत है जो कि ऐसा मानता है कि ये एक अपने आप में ही एक अनुशासित और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसमें कि वो चीज़ें काम करती हैं या वो चीज़ें चलती हैं। इस पूरी संरचना को चलाने के लिए समाज में जो भी छोटे छोटे तत्व हैं, जो छोटे छोटे संस्थाएं हैं, वो सभी कुछ ना कुछ योगदान देती हैं, और वो योगदान ऐसा होता है कि जिससे कि ये काम बराबर चलता रहता है। इसीलिए जो है ये प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत है वो आज तक इतना रिलेवेंट और तार्किक और प्रासंगिक रहा है सोसाइटी के लिए। वैसे तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सोशियोलॉजी में इसको लेकर के दरखाइम, स्पेंसर और पार्सन्स, दरखाइम, ये सब लोग आए, लेकिन ये चीज़ जितना ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर हुई उतना ही ज़्यादा मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में भी पॉपुलर हुई, जिसमें कि मेलनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने भी काफ़ी पॉपुलर किया। बाद में जिस सोशियो कल्चरल स्टडी की इन लोगों ने, जो भी
एक सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के आधार पर जो काम किया, जो नरजातीय स्टडीज करी इन्होंने, वो उसी को हमने प्रकार्यवाद, उसी को आगे चल करके हमने प्रकार्यवाद कह करके परिभाषित कर दिया। ठीक है, तो जो इसमें दूसरी एक बात निकल करके आती है वो ये है कि जो रेटली ब्राउन कहते हैं कि फंक्शन कोई भी एक पार्शियल एक्शन है, यानी फंक्शन प्रकार्य एक आंशिक क्रिया है जो कि उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वो एक भाग है। यानी जब हम प्रकार्य की बात करेंगे, जब हम केवल प्रकार्य को परिभाषित करेंगे तो प्रकार्य एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। मर्टन, जैसा कि अभी हमने मर्टन का नाम लिया, मर्टन इस चीज को मर्टन इस चीज को कैसे देखते हैं? मर्टन इस चीज को कैसे देख रहे हैं? मर्टन कह रहे हैं कि फंक्शन, और मर्टन की ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। मर्टन कह रहे हैं कि प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। यानी जब हम मर्टन की बात कर रहे हैं तो मर्टन ये कह रहे हैं कि फंक्शन कोई भी वो चीज है जो कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता है। देखिए यहाँ से धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। अभी तक हम केवल चर्चा कर रहे थे कंट्रीब्यूशन की, अभी तक हम केवल बात कर रहे थे कि पूरी संरचना के प्रति योगदान क्या दिया जा रहा है, लेकिन नाउ मर्टन इस बारे में बता रहे हैं कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है। लिखा हुआ है ना कि वे अवलोकित परिणाम, यानी वे फंक्शंस हैं, दोज इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, इंटेंडेड है ये ध्यान रखना, दोज इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं। यानी कि और अगर जो अनुकूलन को घटाएंगे उन्हें हम डिसफंक्शन कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये जो है फंक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। डेविस की भी डेफिनेशन देखिए नीचे लिखी हुई है कि समाज में आज जो कुछ है उसका 3/4 भाग प्रकार्यवाद है। डर्खाइम कह रहे हैं कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों के द्वारा होती है उन्हें ही आप प्रकार्य कहते हैं। ऐसे तमाम तरीके की डेफिनेशन इस बारे में दी गई। वैसे तो प्रकार्यवाद बड़ा पॉपुलर हुआ और जैसा कि मैंने बताया कि जो समाज को सावयव मानने पर बल देता, लेकिन प्रकार्यवाद पर एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगा कि ये एक ऐसी अवधारणा है जो कि केवल और केवल पूंजीपतियों का संरक्षण प्रदान करती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कभी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करती। आप भी जानते हैं कि फंक्शनलिज्म नेवर टॉक्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट या फिर रेडिकल चेंज, क्योंकि इनकी जो फंक्शनलिज्म की जो प्री रिक्विसाइट्स है वो इसी बात पर चलती है कि समाज में कुछ भी बदलाव ना आए, समाज में कुछ भी चेंजेस ना आए, जो कुछ जैसे चल रहा है वो ठीक वैसे ही चलता रहे। और इसीलिए, और जब कुछ जो कुछ जैसे चल रहा है वो चलेगा तो इसका मतलब कुछ बदलेगा नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि फंक्शनलिज्म एक ऐसा चश्मा है जो कि हर एक चीज को पॉजिटिवली देखता है, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे वो वर्ग व्यवस्था हो, चाहे वो असमानताएं हो, चाहे वो विभेद हो, चाहे वो किसी भी तरह की अच्छाई हो या बुराई हो, वो सबको अच्छा ही देखता है, वो सबको फंक्शनलिस्ट तरीके से ही देखता है। तो इसीलिए ऐसा माना गया कि प्रकार्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पूंजीपतियों को संरक्षण देने का काम करती है। यहाँ पर एक बात आ रही है, देखिए हाईलाइटेड है। गोल्डनर ने अपनी पुस्तक द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, ये बुक आप अपने पास नोट करेंगे, द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी में आलोचना करते हुए ये बात कही कि ये सिद्धांतवेत्ता खोखले मठाधीश हैं जो गरीबों की छाती पर चढ़कर अमीरों के गुंबद बचाने में लगे हुए हैं। अब ये बात पढ़ने सुनने में तो आपको भी अजीब लग सकती है, मुझे भी लगती है, लेकिन पीजीटी की चूंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए हमें इस तरह की जो कोटेशंस हैं वो याद करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तो फंक्शनलिज्म की क्रिटिक करते हुए गोल्डनर ये बात कहते हैं अपनी बुक द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी में, क्योंकि फंक्शनलिज्म पर आज भी ये आरोप लगा कि ये हमेशा होम्योस्टैसिस, मैंने आपको टर्म बताया था होम्योस्टैसिस, द टर्म वाज यूज्ड बाय एंड प्रोपाउंडेड बाय टालकट पार्सन्स। ये शब्द सबसे पहले टालकट पार्सन्स ने दिया था, इस्तेमाल किया था, जो भी आप कहना चाहें। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि समाज में समस्थिति का माहौल रहे, जो कुछ भी जैसा है वो उसमें से कुछ भी बदले ना, जो जैसा चल रहा है वो ठीक वैसा ही चलता रहे। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भी ये सिद्धांत देने वाले हैं वो सिर्फ खोखले मठाधीश हैं जो गरीबों की छाती पर चढ़कर अमीरों के गुंबद बचाते हैं। इस
पर्सपेक्टिव के और भी कई सपोर्टर हुए, जिसमें कि कॉन, स्पेंसर, डेविस, पार्सन्स, मर्टन, ये सारे लोग हैं। जब आप स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ते हैं तो स्ट्रैटिफिकेशन की जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो भी ये मान करके चलता है कि क्या भैया ये तो जो है सब कुछ बढ़िया है, अगर स्ट्रैटिफिकेशन समाज में है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसी को आप फंक्शनल थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि स्पेंसर ने इसमें जितना भी इस फंक्शनलिज्म के अंतर्गत, इस फंक्शनलिज्म में हमें पढ़ना है, इस फंक्शनलिज्म में हम उन सभी का एक सार पढ़ेंगे। स्पेंसर ने समाज को एक सावयव माना, आप जानते हैं, ह्यूमनिज्म को या सोसाइटी को एक ऑर्गन के तौर पर माना, और इसी के आधार पर किस ने क्या क्या किया है वो हम बता रहे हैं आपको। तो स्पेंसर ने समाज को एक सावयव माना, और डर्खाइम ने धर्म की बात करी, वो भी प्रकार्यात्मक तरीके से, है ना भाई। स्पेंसर ने कहा कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, डर्खाइम ने कहा कि फंक्शनल थियरी ऑफ रिलीजन क्या है, पार्सन्स कह रहे हैं कि AGIL मॉडल क्या है। सब हम इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे अभी हालांकि, लेकिन एक यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। AGIL मॉडल दिया। मर्टन ने इसको प्रकार्य, दुष्प्रकार्य और अकार्य 3 तरीके से स्टडी करने की कोशिश करी। ये तो हो गई हमारी सोशियोलॉजी की बात। चलिए अब थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में भी ये चीज़ ऐसे ही चली, और ब्राउन और मेलिनोस्की ये दोनों ही प्रकार्यवादी हैं, दोनों ही प्रकार्यवाद से संबंधित हैं। ब्राउन भी कह रहे हैं कि प्रकार्य वे प्रक्रिया हैं जो कि समाज के एकीकरण यानी इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी हैं, और ये इंटीग्रेशन समाज के जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। यानी पहली तो बात, ये जो प्रकार्य है, फंक्शन इज द प्रोसेस विच इज़ नेसेसरी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, एंड इंटीग्रेशन इज नेसेसरी फॉर द जो है लिविंग ऑफ द सोसाइटी। समाज बना रहे, समाज जिंदा रहे, इस बात के लिए भी क्या जरूरी है, प्रकार्यवाद जरूरी है। यानी अगर प्रकार्यवाद नहीं होगा तो समाज खत्म हो जाएगा, ऐसा ब्राउन का मानना है। मेलिनोस्की की जब बात आती है तो मेलिनोस्की का प्रकार्यवाद भी लगभग वही चीज कहता है, बस अंतर इतना है कि मेलिनोस्की का जो प्रकार्यवाद है वो पूरे तरीके से मेलिनोस्की का प्रकारवाद पूरी तरीके से क्या करता है, एक संस्कृति के आधार पर यही सारी चीजें देखता है। मैंने आपसे कहा कि जितने भी प्रकारवादी हैं, मैंने ऊपर बताया, सभी लोग हैं प्रकारवादी, लेकिन सभी का स्टडी करने का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। कोई इसे स्तरीकरण के संदर्भ में इसका अध्ययन करता है, कोई इसका अध्ययन संस्कृति के संदर्भ में करता है, कोई इसका अध्ययन एकता के संदर्भ में करता है, कोई धर्म के संदर्भ में करता है। यानी बात सब वही कह रहे हैं, लेकिन तो सभी के कहने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। तो मेलिनोस्की क्या कह रहे हैं, मेलिनोस्की कह रहे हैं कि जो प्रकारवाद है, प्रकारवाद संस्कृति व्यवस्था से संबंधित है। यानी फंक्शनलिज्म इज रिलेटेड विद कल्चरल सिस्टम। किसी भी कल्चरल तत्व का यानी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वह मानव के किस काम में आ रहा है, और यही मेलिनोस्की उसी को फंक्शनलिज्म कहते हैं, जिसे कि हम मेलिनोस्की की नीड थियरी भी कहते हैं। ध्यान रहे, एक बेसिक बैकग्राउंड बनाते चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समझ में ना आ रहा हो तो टोकिएगा। मेलिनोस्की एक बैकग्राउंड, ये मेलिनोस्की, ब्राउन, स्पेंसर आपके लिए फंक्शनलिज्म का बैकग्राउंड बना रहे हैं, और जिसके बाद आप असली फंक्शनलिज्म के थिंकर्स को समझना शुरू करेंगे। तो अगर ये बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा तो फिर थिंकर भी समझ में नहीं आएंगे। तो मेलिनोस्की का जो प्रकारवाद है ये संस्कृति व्यवस्था से संबंधित है। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कि जो है ब्राउन इसको इंटीग्रेशन के लिए जोड़ रहे हैं, डर्खाइम भी इसको इंटीग्रेशन के लिए जोड़ रहे हैं, बजाय अंतर इतना है कि वो रिलीजन की बात करते हैं। तो मेलिनोस्की कह रहे हैं कि जो प्रकारवाद है वो पूरी तरीके से कल्चर से रिलेटेड है, यानी कल्चरल सिस्टम से रिलेटेड है, और कोई भी कल्चरल सिस्टम का जो एग्जिस्ट करेगा वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो किस काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर वो किसी काम में नहीं आ रहा है, यानी उसका कोई फंक्शन नहीं है, तो वो फंक्शनलिज्म नहीं है, और इसका मतलब धीरे धीरे वो जो है किसी भी काम का नहीं, और जब काम का नहीं है तो वो प्रकारवाद की विषय वस्तु से बाहर हो जाएगा। यही मेलिनोस्की प्रकारवाद कह रहे हैं। अब इसी से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पहचानने हैं। अगर प्रकारवाद और संस्कृति की बात आ रही है तो मेलिनोस्की, प्रकारवाद और एकीकरण की बात आ रही है तो ब्राउन, प्रकारवाद और स्त्रीकरण की बात आ रही है तो किंग्सले डेविस, विल्बर्टी मूरे, प्रकारवाद और धर्म की बात आ रही है तो एमिल डर्खाइम। यानी अलग अलग चिंतकों के आधार पर आपको प्रकारवाद को पहचानना है। तो प्रकारवाद में ये कह रहे हैं कि वो
वो मानव के किस काम आ रहा है, इसी को हम प्रकारवाद कहेंगे, इसी को हम फंक्शनलिज्म कहेंगे। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि मनुष्य अपनी, हाँ वही देखो बात आ गई, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जिन चीजों का सहारा लेता है उन्हें हम संस्कृति कहते हैं। यानी अब यहाँ पर देखो संस्कृति की भी एक परिभाषा आपकी तैयार हो गई और फंक्शनलिज्म तो आप पढ़ ही रहे हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जिन चीजों का सहारा लेता है उसे हम संस्कृति कहते हैं, और ये सारी आवश्यकताएं पूरा करना ही मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है। और देखो फिर यही लिखा हुआ है ऊपर, अगर थोड़ा सा चले हम, कि वह मानव के किस काम में आ रहा है, तो ये सभी आवश्यकताएं पूरा करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। और मेलिनोव्स्की ने इसी के लिए नीड थियरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यानी आवश्यकता का क्या सिद्धांत है, यानी नीड थियरी कहती क्या है बेसिकली। तो जो नीड थियरी है वो ये मान करके चलती है कि हाँ भाई मनुष्य एक जैविक प्राणी है, तो उसको कुछ ज़रूरतें होंगी, और उसकी ज़रूरतें बायोलॉजिकल तो हैं ही, साथ ही साथ सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इस तरह की भी ज़रूरतें उसको मिलती हैं, जिसमें कि अभी जब आप नीड थियरी आगे पढ़ेंगे तो आप उसे और अच्छे से समझेंगे। लिखा है मर्टन ने भी प्रकारवाद के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। वे कहते हैं कि एक प्रकार जो कि समाज के लिए प्रकार्यात्मक है वो दूसरे समाज के लिए दुष्प्रकारात्मक हो सकता है। फंक्शनलिज्म की एक अच्छी बात ये रही कि फंक्शनलिज्म के जो सबसे बड़े पुरोधा रहे, पुरोधा में से मेरा मतलब है जिन्होंने हार्डकोर फंक्शनलिस्ट थे, जो कि बहुत बड़े प्रकारवादी जिन्हें हम मानते हैं, यानी टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स ने प्रकारवाद को इतना ज़्यादा प्रकारवाद बनाया, यानी उन्होंने इसे इतना ज़्यादा होम्योस्टैटिक मॉडल पर फिट कर दिया कि उन्हीं के स्टूडेंट आर.के. मर्टन ने उनकी क्रिटिक करी। यहाँ पर आप याद रखिएगा टालकट पार्सन्स का ये कॉन्सेप्ट आता है जिसको कि हम कहते हैं फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म, यानी प्रकार्यात्मक सार्वभौम या प्रकार्यात्मक सार्वभौम, हाँ सार्वभौम ही बोलेंगे। तो यानी कि जो कुछ भी है समाज में वो सब कुछ समाज के लिए ज़रूरी है, उसमें से किसी भी चीज़ को हम हटा नहीं सकते, किसी भी चीज़ को हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरी चीज़ से। इसी के बाद वो कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जब पार्सन्स के स्टूडेंट आए जिनका नाम आर.के. मर्टन है, तो आर.के. मर्टन कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ तो समाज के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जगह पर हम रिप्लेस करके किसी दूसरी चीज़ को लगा सकते हैं। और जिसी के लिए मर्टन की जो थियरी है उसे हम फंक्शनल अल्टरनेटिव्स कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप इस तरीके से याद रखिएगा। यानी पहला है फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ भी हटे ना, कुछ भी बदले ना, जो जैसा है वैसा चले, समाज के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब टालकट ये आर.के. मर्टन आते हैं तो आर.के. मर्टन कह रहे हैं नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी जगह पर हम उनका अल्टरनेटिव्स भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें समाज के लिए प्रकारात्मक हो, ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए वो फंक्शनल यूनिवर्सल की जगह फंक्शनल अल्टरनेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ जो मर्टन का फंक्शनलिज्म है उसको हम एम्पेरिकल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, यानी कि आनुभविक प्रकारवाद भी कहते हैं। ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि मर्टन ने भी फंक्शनलिज्म पर अच्छा काम किया और पार्सन्स से आगे की बात बताई। यहाँ पर मर्टन ने बहुत सारे छोटे छोटे देखिए कॉन्सेप्ट दिए, लिखे हुए हैं। रेफरेंस ग्रुप की थियरी है, मिडिल रेंज थियरी है, एनॉमी की थियरी है, और जो है फंक्शनल अल्टरनेटिव्स की थियरी है। ये सारे सिद्धांत फंक्शनलिज्म से तो जुड़े हुए हैं ही, साथ ही साथ धीरे धीरे अच्छा जैसे जैसे फंक्शनलिज्म बढ़ता गया, जैसे जैसे फंक्शनलिज्म आगे डेवलप होता गया, तो इसमें मर्टन और पार्सन्स ने बहुत ही ज़्यादा काम किया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसी पुस्तकें रही जिन्होंने फंक्शनलिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया और फंक्शनलिज्म को बहुत ही अच्छे तरीके से समाज में लाने का, दिखाने का, इन सब चीज़ों का पर काम करना शुरू किया। तो इसी में कुछ किताबें आप नोट कर लीजिए। एक सेकेंड, ये बात समझ में आ रही है ना सबके, जो हमने पूरा फंक्शनलिज्म बताया? बेसिक डिस्टिंग्विश कर लोगे ना? जी सर, ठीक है। कौन किस अप्रोच का है, बस इतना ध्यान रखना। यानी फंक्शनलिज्म में भी सबकी एक अप्रोच है। एक बंदा रिलीजन पे फोकस करता है, एक इंटीग्रेशन पे, एक कल्चर पे। भाई हर एक व्यक्ति दिखता है हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से चीज़ें जो कर रहा है, वो सभी का एक स्पेशल तरीका है करने का। सब फंक्शनलिज्म के सभी हैं, लेकिन तभी उसके बावजूद भी सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बस आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड,
ठीक है, तो सबसे पहले तो जो बात आती है इसमें, जो एक किताब, सबसे पहले तो मैंने आप लिख लीजिए सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसी बुक है जो कि स्तरीकरण के लिए सिद्धांत बताती है और कहती है कि किस लिए जो है स्तरीकरण किस तरीके से होना चाहिए, स्तरीकरण क्यों समाज में फंक्शनल है और क्यों समाज में स्तरीकरण के क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये बुक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। और ये बुक है किंग्सले डेविस और विल्बर टी मूरे की। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट ई मूरे। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट ई मूरे, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अच्छा, अगली किताब इसमें जो आप लिखिए वो एक किताब है हर्बर्ट जे गैंस की। ये भी कई बार पीजीटी में पूछी गई है, हालांकि इस पर की सिर्फ किताब ही पूछी गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर्बर्ट जे गैंस, हर्बर्ट जे गैंस। इनकी बुक का नाम है द फंक्शंस ऑफ पावर्टी। द फंक्शंस ऑफ पावर्टी। दूसरी किताब आप लिख लीजिए लेविस कोजर की। जितनी भी किताबें फंक्शन से जुड़ी हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अभी फिलहाल के लिए ये 3 किताबें लिखी, तब तक ये भी और याद आएंगी तो और बता देंगे। एक और लिख लीजिए चाहिए तो, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये बुक है रैडक्लिफ ब्राउन की। ये बुक है रैडक्लिफ ब्राउन की। मज़े की बात यह है कि रैडक्लिफ ब्राउन जिस फंक्शनलिज्म की बात कर रहे हैं वो फंक्शनलिज्म खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ये एक बात करते हैं कि समाज में एक मिनिमम डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होना ही चाहिए। और ये बात यहीं से बहुत फेमस हुई कि न्यूनतम एकजुटता, ये कहीं पर आप चाहिए तो ऐसे करके लिख लीजिएगा, हिंदी में ही चूंकि पूछा जाता है। न्यूनतम एकजुटता, समाज के सभी भागों के बीच में एक न्यूनतम एकजुटता होनी चाहिए। ये बात रैडक्लिफ ब्राउन बताते हैं और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर वगैरह में कई बार पूछी भी जाती है। न्यूनतम एकजुटता यानी कम से कम मिनिमम डिग्री का इंटीग्रेशन अगर नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ये कम से कम इतना तो हो कि वो आपस में जुड़े हों, आपस में मेंटेन करके रखें। न्यूनतम एकजुटता सिद्धांत इसको कहते हैं, या फिर हाँ न्यूनतम एकजुटता ठीक रहेगा। न्यूनतम एकजुटता ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और रेडक्लिफ ब्राउन ने भी, यहाँ पर अभी बात याद आ रही है इसलिए बता दे रहे हैं, रेडक्लिफ ब्राउन ने भी कंपैरेटिव मेथड का ही इस्तेमाल किया, चूंकि डर्कहाइम को फॉलो कर रहे हैं, चूंकि डर्कहाइम को वो करते हैं, इनका जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है वो डर्कहाइम से रिलेटेड है। अच्छा जी, इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज निकलती है, ये लिख लीजिए, उसके बाद शुरू करें। इसके बाद जो बात निकल रही है उसमें आप ये देखें कि जितने भी प्रकारवाद दी हैं, जो भी प्रकारवाद पर बात करते हैं, वो सबसे पहली बात तो ये बताते हैं कि समाज में जो इनकी बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रकारवादी पहली तो बात ये मान करके चलते हैं कि समाज ज़्यादातर स्थिर रहता है, जिसको कि हम, यानी हम अगर सरल शब्दों में कहें तो समाज जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थिर है, यानी रिलेटिव स्टेबल है बाकी चीज़ों से। समाज में जो कहता हो, लेकिन समाज में ज़्यादातर स्थिरता है, ऐसा प्रकारवादी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी जो लोग कह रहे हैं वो सब गलत है, वैसे तो हमारा समाज ज़्यादातर तो अच्छा ही है, बाकी थोड़ी बहुत कमियां किसमें नहीं होती हैं। यानी वो इस तरीके से हैं कि जिसमें कि सारी चीज़ों को जो है यानी जस्टिफाई करते हैं कि हाँ नहीं नहीं ये तो ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो मान रहे हैं कि ये अपेक्षाकृत स्थिर है, अपेक्षाकृत संतुलित है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कह रहे थे। दूसरी चीज़ ये मान करके चलते हैं प्रकारवादी कि समाज में एक तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, या हम ये कहें कि समाज पूरी तरीके से व्यवस्थित है, स्थिर भी है, व्यवस्थित भी है। तीसरी बात निकल करके जो आती है वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक तत्व यानी एवरी सिंगल यूनिट ऑफ द सोसाइटी वर्क फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज का छोटे से छोटा तत्व, समाज का छोटे से छोटा तत्व क्या करता है, समाज के क्या बोलेंगे, समाज के एकीकरण के लिए काम करता है, समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करता है। समाज का हर तत्व सामाजिक एकीकरण के लिए काम करता है। दूसरी बात, चौथी बात जो यहाँ पर निकल करके जो बेसिक बातें हैं प्रकारवाद की हम आपको बता रहे हैं, वो ये मान रहा है कि समाज में पूरी तरीके से नॉर्म्स यानी मानदंड जिन्हें आप कहते हैं, है ना, वैल्यू जिन्हें कि मूल्य आप कहते हैं, हिंदी वाले हिंदी में भी लिख लेते हैं, जिसमें मना है मैंने लिख दिया ऐसे, नॉर्म्स, वैल्यूज और नैतिकता यानी मोरालिटी, इनसे चलता है। समाज में ये तीनों चीजें कूट कूट के भरी हुई हैं, है ना, ये तीनों इसी से समाज संचालित होता है। अब वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट है, समाज में ऊंच नीच है, और क्योंकि जैसे ही वो ये बातें कहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के हो जाएंगे, इसीलिए वो ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो इसमें वो बताते हैं कि ये जितने भी मूल्य हैं, ये जितनी भी मोरालिटीज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये इन्हीं से इंटीग्रेशन है समाज में, यानी जिस एकजुटता की बात हम कर रहे थे वो एकजुटता इन्हीं से आती है। ये 5 मुख्य बातें रेडक्लिफ ब्राउन बताते हैं, सॉरी रेडक्लिफ ब्राउन कह रहे हैं, ये 5 बातें फंक्शनलिज्म की मेन बातें निकल करके आती हैं। जैसे जैसे फंक्शन, अब अगर आप ये देखें बेसिक इसकी 5 ये जो बिंदु हमने लिखे हैं, ये 5 बिंदु अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत ही ज़्यादा उसकी बातें हो रही हैं, आइडियल बातें हो रही हैं, जबकि सोसाइटी ऐसा नहीं है। सोसाइटी में तो बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये ऐसा ही मान करके चल रहे हैं कि नहीं नहीं सब अच्छा चल रहा है और कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी समाज में जो है सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है। और इन्हीं चीज़ों से एकजुटता आ रही है, इन्हीं चीज़ों से जो जो चीज़ें हैं वो इन्हीं चीज़ों से अच्छे तरीके से चल रही हैं। धीरे धीरे ये तो बढ़ता ही गया, फंक्शनलिज्म तो बहुत फेमस हुआ आगे चल करके, लेकिन आगे चल करके फंक्शनलिज्म को ही हमने नाम बदला, थोड़ा धीरे धीरे उसका नाम बदल गया और उसको हम कहने लगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। यानी कि संरचनात्मक प्रकारवाद। ध्यान रहे कि जब हम केवल उस
पूरे संस्था के कुछ भागों की बात कर रहे थे, यानी वो भाग किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो यूनिट्स किस तरीके से उस पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्या फंक्शनिंग है उनकी, तब हम उसे आ, आ, सिर्फ फंक्शनलिज्म कह रहे थे। एक सेकंड रुकना यार। तब हम उन्हें केवल फंक्शनलिज्म कह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी और जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती गई, उन्हें हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा, यानी संरचनात्मक प्रकारवादी कहा। तो जो संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि किस तरीके से सिर्फ हम उन प्रकारों की बात ना करें, क्योंकि प्रकारवाद तो केवल उन्हीं की बात कर रहा है जो चीज़ें उस पूरी व्यवस्था को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म उस बारे में बात कर रहा है कि पूरी संरचना किस तरीके से बनती है, पूरी संरचना में भी उसका क्या योगदान है। ये एक बेसिक डिफरेंस है फंक्शनलिज्म में और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। हालांकि जिस चीज़ को फंक्शनलिज्म कहा जा रहा था, वही चीज़ें जब आगे बढ़ी, यानी जब तक वो चीज़ें, ध्यान रखिएगा, पार्सन्स तक रही, यानी पार्सन्स तक जितने थिंकर्स रहे तब तक वो चीज़ फंक्शनलिज्म रही। जैसे ही फंक्शनलिज्म की थोड़ी सी क्रिटिक हुई और फंक्शनलिज्म का दायरा और बड़ा हुआ, तो यानी कि मर्टन जहाँ से आते हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है। ये बात एकदम क्लियर कट दिमाग में बिठा लीजिए कि मर्टन वॉज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एंड टालकट पार्सन्स वॉज अ फंक्शनलिस्ट। केवल पार्सन्स एक प्रकारवादी हैं, जबकि मर्टन एक संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पर रुकती नहीं है, ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, ये इसके आगे भी जाती है। फंक्शनलिज्म एक ऐसा सिद्धांत रहा है जो कि आज ही नहीं बल्कि आगे तक भी बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा। अब काजोल अब ज्वाइन कर रही है, मतलब क्या है? खैर, तो मतलब ये ऐसा एक सिद्धांत रहा जो कि बहुत आगे तक गया और बहुत आगे तक पॉपुलर हुआ। फंक्शनलिज्म की जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई, उतनी ही ज़्यादा फंक्शनलिज्म की क्रिटिक भी हुई। फंक्शनलिज्म की क्रिटिक सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छी बातें करी, बल्कि फंक्शनलिज्म की क्रिटिक इस बात पर भी हुई कि फंक्शनलिज्म की थियरी को एक कहा गया कॉन्सेंसस थियरी। ये किसने कहा? ये कोई किसी ने नहीं कहा, लेकिन फंक्शनलिज्म के सिद्धांत को कॉन्सेंसस थियरी कह करके इसकी क्रिटिक की गई। यानी ये तो केवल चेतना के बारे में बात कर रहे हैं और सही बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेंसस की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक चेतना बता रहे हैं कि हाँ हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था, वो केवल दिखाने के लिए ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो इसको इन्होंने फंक्शनलिज्म कहा। जब फंक्शनलिज्म की क्रिटिक हुई, यानी अगर हम बात करें वही लगभग 1970 1970 1980 के बीच के दशक की, 70-80 के दशक की जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ, टालकट फंक्शनलिज्म की घोर क्रिटिक होना शुरू हुई। फंक्शनलिज्म को इतना ज़्यादा क्रिटिक किया इन लोगों ने कि जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है जेफरी अलेक्जेंडर का, और फंक्शनलिज्म की क्रिटिक करके जो पर्सपेक्टिव निकला, जिसको कि हमने कहा नियो फंक्शनलिज्म, यानी कि नव प्रकारवाद। फंक्शनलिज्म की क्रिटिक करके जो एक पर्सपेक्टिव निकला, जिसको कि कहा गया नव प्रकारवाद। और नव प्रकारवाद भी, हालांकि नव प्रकारवाद तो और उससे भी जल्दी खत्म हुआ, उससे भी जल्दी ये चीज़ें गायब हुई, वो तो टिका ही नहीं बिल्कुल। फंक्शनलिज्म तो आज भी चल रहा है, लेकिन नियो फंक्शनलिज्म बहुत जल्दी गायब हुआ, और इतनी जल्दी गायब हुआ कि मतलब जैसे गधे के सर से सींग वाला मामला। तो नियो फंक्शनलिज्म जो बुक आई, वो तो बुक थी जेफरी सी अलेक्जेंडर की, या जेसी अलेक्जेंडर। फंक्शनलिज्म पढ़ रहे हैं तो पूरा फंक्शनलिज्म खत्म ही कर लेते हैं। जेसी अलेक्जेंडर की बुक आई और नियो फंक्शनलिज्म शुरू हुआ। नियो फंक्शनलिज्म क्या कह रहा था? नियो फंक्शनलिज्म बेसिक इस बारे में फोकस कर रहा था कि जो वो चीज़ें
फंक्शनलिज्म में रह गई हैं, या फिर जिन बातों को फंक्शनलिज्म नहीं समझा पा रहा है उसको क्या किया गया, उसको नियो फंक्शनलिज्म के तहत समझाने की कोशिश की गई। नियो फंक्शनलिज्म ने कहा कि थोड़ा सा आप इतना, अच्छा बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। फंक्शनलिज्म बात कर रहा है होम्योस्टेसिस की, फंक्शनलिज्म बात कर रहा है स्टेबिलिटी की, फंक्शनलिज्म बात कर रहा है कन्फ्लिक्ट को रेजिस्ट करने की, बट नियो फंक्शनलिज्म टॉक्स अबाउट सोशल चेंज, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल डेवियंस, सोशल डिस इंटीग्रेशन, यानी वो इन सभी चीज़ों की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, यह थोड़ा बहुत तो अपराध होगा ही, थोड़ा बहुत तो चीज़ें खराब होंगी ही, तो इसके लिए आप कहाँ तक बचा पाइएगा। तो ये बातें फंक्शनलिज्म की जो क्रिटिक हुई, न्यू फंक्शनलिज्म, जिसमें कि सबसे पहला नाम जेसी अलेक्जेंडर का आता है और दूसरा नाम इसमें पॉल कोलोमी का आता है। अगर मान लीजिए कई बार ऑप्शन में क्या होता है, जेसी अलेक्जेंडर अकेले नहीं दिए हैं और पॉल कोलामी भी साथ में दिए हुए हैं, तो आपको जेसी अलेक्जेंडर और पॉल कोलामी दोनों पर ही टिक करना है। वैसे तो नियो फंक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, नियो फंक्शनलिज्म बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और कहा जाता है कि नियो फंक्शनलिज्म और कुछ नहीं था बल्कि नियो फंक्शनलिज्म और कुछ नहीं था बल्कि पुरानी बोतल में नई शराब भर के बेच दी गई थी। सॉरी, हाँ, पुरानी शराब नई बोतल में भर के बेच दी गई थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। जब नियो फंक्शनलिज्म की भी क्रिटिक हुई काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें ये कहा गया कि इन्होंने क्या किया है, जो पुरानी शराब थी, शराब वही रखी है और बोतल बस बदल दी है, बाकी चीज़ें वैसी ही हैं। तो नियो फंक्शनलिज्म की भी कुछ बेसिक मान्यताएं हैं, जैसा कि ये 5 मान्यताएं इसकी हैं, तो उसी तरीके से नियो फंक्शनलिज्म की भी कुछ बेसिक मान्यताएं हैं जो कि एक बार आप समझ लीजिए। नियो फंक्शनलिज्म क्या कह रहा है? नियो फंक्शनलिज्म कह रहा है कि मैं क्या हुआ, नियो फंक्शनलिज्म की जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं या फिर नियो फंक्शनलिज्म का जो बेसिक थियरी है वो ये मान करके चल रही है कि हम सिर्फ एक तरफा बात नहीं करेंगे, यानी हम कभी सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि जो है एक कारण की व्याख्या करें या सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव को समझें और एक ही चीज़ कहते रहें कि नहीं नहीं सब अच्छा चल रहा, अच्छा चल रहा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल जाना पड़ेगा। ये दोनों को साथ में समझेंगे तभी फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म समझ में आएगा। हम दोनों को साथ में रख के समझें जिससे कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ें जाएंगी, और ये हम केवल फंक्शनलिज्म की केवल वन डायमेंशनल चीज़ों की बात नहीं करेंगे बल्कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ों की बात करेंगे। दूसरी बात, फंक्शनलिज्म पर ये आरोप लगे कि जो प्रकारवाद था उस पर यह आरोप लगे कि केवल जो है ये बात करते हैं केवल एक्शन की, सोशल एक्शन, सोशल एक्शन, सोशल एक्शन, लेकिन व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं देते, व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं देते, कर्ता पर कोई ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए जो न्यू फंक्शनलिज्म आया, न्यू फंक्शनलिज्म ने कहा कि हम केवल जो है एक्शन पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि एक्शन और ऑर्डर दोनों को मेंटेन करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है। एक्शन और ऑर्डर यानी क्रिया और व्यवस्था, जिसको हिंदी में हम कहेंगे क्रिया और व्यवस्था, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तीसरी बात जो निकलती है यहां पर वो ये है कि इंटीग्रेशन में इसको भी शामिल, मतलब इंटीग्रेशन को न्यू फंक्शनलिज्म भी सपोर्ट करता है, लेकिन वो इंटीग्रेशन को एक सोशल फीलिंग के तौर पर देखते हैं, एक सामाजिक सद्भावना के तौर पर देखते हैं, जिसमें कि ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, मामला चलने दो जैसा चल रहा है। चौथी बात, ये भी जो मतलब इन मामले जो तीसरा चौथा पॉइंट है, ये तो बिल्कुल फंक्शनलिज्म की तरीके से ही है। चौथा ये मानते हैं कि कल्चर हो यानी संस्कृति पर महत्व देकर के ही समाज को समझा जा सकता है, कल्चर पर महत्व देकर के पर्सन को समझेंगे और पर्सन पर महत्व देकर सोसाइटी को समझेंगे। ये कुछ इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके चीज़ें काम करता है। पांचवा पॉइंट, फंक्शनलिज्म ये मान करके चलता है कि हमेशा जो फंक्शनलिज्म है वो या जो सोसाइटी है वो हमेशा फंक्शनल नहीं रह सकती हैं, यानी कोई भी क्रिया हमेशा मूल्यों पर और मानदंडों पर हो ये ज़रूरी नहीं है ना। यानी कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट ऑलवेज अ सोशल एक्शन हैज़ बीन डन अंडर वैल्यूज़, नॉर्म्स, सैंक्शंस, इस तरीके से चीज़ें चलें, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। यानी कि मूल्य और मानदंडों को, जिसको कि नॉर्म्स एंड सैंक्शंस हम कहते हैं,
मूल्य और मानदंडों को सार्वभौमिक नहीं मानता है। वो ये नहीं कह रहा है कि यूनिवर्सल है और बिना इसके कोई क्रिया होगी नहीं, वो कह रहे हैं इसके बिना भी क्रिया होगी, और जिससे कि जब बिना इसकी क्रिया होगी तो दिक्कत होगी, और जब दिक्कत होगी तो यही बात तो नियो फंक्शनलिज्म बताना चाह रहा है कि समाज में विचलन भी आ सकता है, समाज में ऐसा भी हो सकता है कि केवल अच्छा ही अच्छा ना रहे बल्कि बुरा भी रहे। ठीक है। दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फंक्शनलिज्म केवल बात कर रहा है, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन जो एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में किया गया, लेकिन फंक्शनलिज्म बात कर रहा है कि किस तरीके से हम अनुभविक चीजों पर बात करेंगे, यानी एम्पेरिकल डेटा पर भी काम करना चाहता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी अप्रोच या फिर कौन सा परिप्रेक्ष्य ऐसा है जो अनुभविक तथ्यों के संकलन पर बल देता है, तो उसमें नियो फंक्शनलिज्म अगर है ऑप्शन में तो नियो फंक्शनलिज्म ही होगा। वैसे तो अगर कोई और है तो हो सकता है, फिलोसफिकल की तमाम सारे अप्रोचेज हैं जो हो सकती हैं, लेकिन अगर उसमें बाकी आपको नहीं लग रहे हैं और एक है जो कि जिसमें नियो फंक्शनलिज्म है तो उसे नियो फंक्शनलिज्म के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है। 7वां पॉइंट ये आता है कि इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ होम्योस्टेसिस को बल नहीं दिया बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को भी साथ साथ लेकर के चले, है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को भी हमें समझना होगा, बिना कॉन्फ्लिक्ट के चीजें नहीं चलेंगी। विभेदीकरण हो, विचलन हो, डेवियंस और कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों को भी महत्व दिया गया। ठीक है। तो ये जो है ये न्यू फंक्शनलिज्म के बेसिक 7 पोस्टुलेट्स हैं, जिसमें कि ये अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि ये फंक्शनलिज्म से किस मायने में अलग है, यहाँ पर आपको समझना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ये हो गया। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। हाँ सर, कर लिया। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें और लिखवा दें, वो भी नोट कर लो। और वैसे तो इसमें है जितना भी है मतलब इसमें मैंने बता दिया। देख लेते हैं कुछ और बचा हो तो वो भी लिख लो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो तब तक। इस पूरी जो भी डिस्कशन हुआ है, इस पूरे फंक्शनलिज्म में कोई बात ना समझ में आई हो या फिर कुछ ऐसा रहा हो जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो तो पूछ लो पहले तो। फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो बता दीजिए। फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दो एक ही जैसे कॉन्सेप्ट हैं, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर ही नहीं है। पहली तो बात,
यानी ऐसा नहीं है कि फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दोनों अलग अलग हैं, बल्कि दोनों एक ही जैसे हैं। तो जो फंक्शनलिज्म है यानी कि जो प्रकारवाद है वो ये मान करके चल रहा है कि अगर ये एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के ये छोटे छोटे तत्व हैं जो कि इस व्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं, तो प्रकारवाद कहता है कि हम इसका अध्ययन करेंगे कि ये छोटे छोटे तत्व उस पूरी व्यवस्था को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर उस पूरी व्यवस्था में किस तरीके से काम करेंगे, तो बस हमें ये बता दीजिए। यानी इनका प्रकार क्या है, इन संस्थाओं का प्रकार क्या है, ये हमें बताइए। तो जब हम इन संस्थाओं का प्रकार देखेंगे या फिर इन संस्थाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो हम इसे केवल प्रकारवादी सिद्धांत कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की तरफ जाते हैं तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में वो सिर्फ इनके प्रकारों की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये इस पूरी संरचना को अपना योगदान क्या देते हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन ये पूरी संरचना इन पर किस तरीके से प्रभाव डालती है और ये पूरी संरचना किस तरीके से मेंटेन खुद को रखती है, या फिर ये सब मिल करके कैसे उस पूरी संरचना को मेंटेन रखने में जो है लगातार मदद करते हैं, ये इस बारे में बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। यानी वो केवल प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस पूरी संरचना और प्रकार दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। और इसीलिए जो है संरचनात्मक प्रकारवाद थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अगर हम कहें तो फंक्शनलिज्म का ही एक अपडेटेड वर्जन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो फंक्शनलिज्म है वो केवल उस स्ट्रक्चर में बात कर रहा है कि किस तरीके से फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बात कर रहा है कि स्ट्रक्चर भी उसमें शामिल है। और अगर आप संरचना की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रकार की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो आप जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करिए। जब से मर्टन आया और मर्टन ने उस चीज़ को और ज़्यादा पॉपुलर किया, तो वहाँ से इसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा जाने लगा। बस ये बेसिक डिफरेंस है फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। हालांकि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था वो आगे चल के ठप हो गया और फंक्शनलिज्म आज भी चल रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म तो आज भी चल रहा है, और जो इसी की क्रिटिक करी जिसने की नियो फंक्शनलिज्म ने, वो आगे चल करके ठप हो गया, नियो फंक्शनलिज्म नहीं रह गया। ठीक है ना? जी थैंक यू सर। और कोई प्रश्न हो तो पूछो। सर एक छोटा सी लाइन पूछ, पीछे कोट आई थी सिद्धांत वेदता खोखले मठा वाली आई थी, तो उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कॉम्टे स्पेंसर डेविस पार्सन मटना आदि इसके समर्थक हैं, तो वो इस लाइन के समर्थक हैं या जो प्रकारवाद के समर्थक है? ये नहीं, ये वो तो लाइन तो स्पेसिफिक गोल्डनर की है, लेकिन वो प्रकारवाद के समर्थक हैं। हाँ, उसी की जस्ट नीचे ये लिखा हुआ था। ओके, वो प्रकारवाद के समर्थक हैं। वो लाइन भी सही है, वो लाइन इसलिए सही है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, शायद जब आप वेबर पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था इन्हें अमीरों का मार्क्स कहा जाता है, शायद बताया था, नहीं बताया था, शायद नहीं बताया था। तो वेबर को अमीरों को मार्क्स कहा जाता है क्योंकि वो अमीरों के हित की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं कॉन्फ्लिक्ट क्यों करना है, और या मतलब इस तरीके से वो कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ हम संघर्ष की बात कर रहे हैं केवल कार्ल मार्क्सियन थियरी में, तो वेबर कह रहे हैं नहीं ये तो थोड़ा सा इसकी जगह पर ना बिगाड़ो, चीज़ें सही से चलने दो। तो जब आप इसीलिए तो कह रहे हैं ना पूंजीपतियों के सपोर्ट कर रहे हैं आप, अगर ऐसा है तो आप संघर्ष से क्यों भाग रहे हैं? संघर्ष होने दीजिए, संघर्ष होगा व्यवस्था बदलेगी। इसीलिए फंक्शनलिज्म और बेसिक फंक्शनलिज्म बेसिक डिफरेंस यही है। और कोई प्रश्न? ओके सर, थैंक यू। इतनी ही फंक्शनलिज्म इतना ही है। जो हमारे बेसिक पर्सपेक्टिव हैं उन्हें भी हम लगातार अपनी अगली क्लासेस में ख़त्म करेंगे, और अभी के लिए हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं।